हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्यूरी वाइज लॉ के ऊपर रहेगा। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 6 या 8 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली दो टाइप से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला तो क्यूरी वाइज लॉ के नाम से आ सकता है, दूसरा वाइज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म के नाम से भी ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा जो पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर जो क्लासिकल थ्योरी है या फिर लैंगविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो लैंगविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में हमने एक रिजल्ट निकाला था। वो रिजल्ट क्या था? हमारे पास जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये हमने वहां पे निकाला था। पर जो क्यूरी ने ये जो रिजल्ट निकाला था और इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया था वो ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से मैच नहीं हो रहा मतलब कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट निकाला है, ये जो कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स थी। और इस मिस्टेक्स को बाद में जो वॉइस है उस वॉइस ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद हम इसको किस नाम से जानते हैं? क्यूरी वाइस लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्यूरी ने क्या मिस्टेक की और वॉइस ने उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन निकाल लिया था। मैग्नेटाइजेशन क्या निकाला था? ये निकाला था, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट याद नहीं कर सकते तो इसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप वो लेक्चर देखने के बाद इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको म्यू नोट से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं और म्यू नोट से हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या टर्म आएगी? यहाँ पे आ जाएगा अपने पास बी बाय म्यू नोट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बी बाय म्यू नोट बन रहा है। अब बी बाय म्यू नोट की जो वैल्यू होती है अपने पास वो क्या आती है? एच आती है। ये एच आया यहाँ पे। इस एच को उठा के मैं इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एम बाय एच और बाकी की इस तरफ की सब टर्म एज इट इज रहेगी एन म्यू एम स्क्वेयर और म्यू नोट डिवाइड बाय 3kBT। अब ये जो है एम बाय एच, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये होता है अपने पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और यहाँ से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये सब टर्म क्या है अपने पास? ये सारी की सारी कांस्टेंट। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं बड़ा सिंपली कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। ये रिजल्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया। और जब कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करेंगे, हमने क्या लिखा है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो काई एम इक्वल टू सी बाय टी। और सी क्या है? यहाँ पे क्यूरी कांस्टेंट है। और इस सी की जो वैल्यू हो वो क्या वैल्यू हो जाएगी? यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी एन म्यू एम स्क्वेयर और साथ में क्या आएगा? म्यू नोट डिवाइड बाय 3kB। ये सी की वैल्यू हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्यूरी ने निकाला था। अब क्यूरी का जो रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच क्यों नहीं कर रहा था, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्योंकि क्यूरी ने यहाँ पे ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट लिया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट के कारण जो रिजल्ट है वो मैच नहीं कर रहा था एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ। उसके बाद वाइस साहब आए, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट के साथ साथ हमें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस मॉलिक्यूल्स का भी इफेक्ट हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट भी अपने को यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट क्या होता है। तो हमने मान लिया कि अपने पास कोई भी एक रियल गैस है, तो रियल गैस है तो वो रियल गैस के जो एटम है वो एक दूसरे को, एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब उनका भी क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा तो उनका भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो उन मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ फील्ड भी होगा। तो हम यहाँ पे ये लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है उसके साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स का भी फील्ड होगा, मॉलिक्यूलर फील्ड बोलेंगे जिसको। तो वाइस साहब ने यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को एक साथ कंसीडर किया और कंसीडर करने के बाद फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाली वहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम में आप ये सब लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यही लिख के बता रखा है जो अभी एक्सप्लेन करके बताया है। लैंगविन थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ ससेप्टिबिलिटी अपॉन टेम्परेचर। तो जो लैंगविन थ्योरी है या फिर जो क्लासिकल थ्योरी है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही थी। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है? वाइस इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल मोलिकुलर फील्ड, मतलब जो रियल गैस के जो एटम है उनका इन्फ्लुएंस
वो एक दूसरे का इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करेंगे। इन्फ्लुएंस इन द सेंस उनका क्या होगा, कुछ ना कुछ मोलिकुलर फील्ड होगा, उनका डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट होने के कारण उनका भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे वाइस साहब आए, वाइस साहब ने क्या बताया कि जो अपने पास मोलिक्यूल्स हैं या फिर जो एटम है उनका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल मोलिकुलर फील्ड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, इन ए रियल गैस द मोलिक्यूल्स आर म्यूचुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर मैग्नेटिक मोमेंट। अब जो गैस के जो मोलिक्यूल्स हैं वो मोलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होंगे, मतलब एक दूसरे का कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे या फिर एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे का एक्सपीरियंस करेंगे। और आसान वर्डों में हम इजी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूलर फील्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में भी हमने यही एक्सप्लेन करके बता रखा है, पर दूसरे वर्डों में बता रखा है, देयर विल बी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मॉलिक्यूलर मैग्नेटाइजेशन। मॉलिक्यूलर मैग्नेटाइजेशन के कारण उन मॉलिक्यूल्स का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये वही से आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन के साथ हमें ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। अब जो मॉलिक्यूल्स का जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मैग्नेटाइजेशन के। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, इंटरनल मॉलिक्यूलर फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इंटरनल मॉलिक्यूलर फील्ड को हमने किससे डिनोट कर दिया, HI से डिनोट कर दिया। और कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करते हैं तो अपने पास कॉन्स्टेंट आएगा HI इक्वल टू लैम्डा m। अब लैम्डा हमने यहाँ पे जो लिया है उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फील्ड कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर लैम्डा इज मॉलिक्यूलर फील्ड कोफिशिएंट। ठीक है, अब अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, HT से हमने यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा एक तो उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट और साथ में इन मॉलिक्यूल्स का इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट, ये हो जाएगा HI। तो ये इसको हम बोलेंगे टोटल मैग्नेटिक। और HI की वैल्यू है अपने पास, HI की वैल्यू क्या है, लैम्डा m। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे लैम्डा m। तो ये आ जाएगा अपने पास H0 प्लस लैम्डा m। ये क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि वाइस साहब ने क्या क्या कैलकुलेशन की और जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो किस टाइप से, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, वो हम बात करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ये हमने मैग्नेटाइजेशन निकाला था लैंगविन थ्योरी में, वही रिजल्ट यूज किया जो हमने पीछे लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को म्यू नोट से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और म्यू नोट से डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या जाएगा अपने पास, b बाई म्यू नोट आ जाएगा। और b बाई म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है अपने पास, h होती है। h को उठा के इस तरफ लेके आएंगे या फिर क्या जाएगा, एक सेकेंड, एक मेथड से और हो जाएगा, m इक्वल टू n म्यू m का स्क्वायर और 3kpt। और ये आ जाएगा अपने पास HT बोले तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में यहाँ पे म्यू नॉट एज इट इज रहेगा। और HT की वैल्यू हमने पीछे अभी निकाली थी, पीछे लास्ट सेक्शन के अंदर HT की वैल्यू क्या थी अपने पास, HT की वैल्यू हमने ये निकाल रखी H0 प्लस लैम्डा m। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा m इक्वल टू n म्यू m का स्क्वायर म्यू नॉट प्लस 3kpt, और साथ में HT की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H0 प्लस लैम्डा m। ये HT की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब अपने पास हमने पीछे T की वैल्यू निकाली थी, T की वैल्यू क्या थी, सॉरी C की वैल्यू निकाली थी। ये कंप्लीट टर्म क्या है अपने पास, C है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। m इक्वल टू क्या आ जाएगा, C बाई T, और C क्या था, क्यूरी कॉन्स्टेंट था। आगे वाली टर्म एज इट इज रखते हैं H0 प्लस लैम्डा m। ठीक है, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, CH0 बाई T प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे C लैम्डा m बाई T इक्वल टू क्या है अपने पास, m है। अब ये वाली जो टर्म है वो इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m माइनस C लैम्डा m बाई T, और इस तरफ ये वाली टर्म रह जाएगी CH0 T। ठीक है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, m कॉमन आ रहा है, तो m को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद अपने पास क्या बच जाएगा वो हम देखते हैं। तो हमने m यहाँ से बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा यहाँ से, माइनस और C लैम्डा बाई T इक्वल टू क्या है अपने पास, CH0 और डिवाइड बाई T। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो H0 है इसको उठा के इस तरफ लेके चले जाते हैं, और ये कंप्लीट टर्म उठा के उस तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा m बाई H0 और इक्वल टू, अब ये टर्म उठा के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं C डिवाइड बाई T।
ठीक है, सी डिवाइड बाई टी, एच नॉट उस तरफ चला गया, ये इधर आएगा तो ये कंप्लीट डिवाइड में 1 माइनस सी लैम्डा टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगा अपने पास, एक सेकेंड आगे ही कर देता हूँ मैं इसको, ये आ जाएगा अपने पास, ये जो m बाय एच है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिख सकते हैं, काई m। ठीक है, और c बाई टी तो हमने यहाँ पे, हाँ सी बाई टी था, और यहाँ पे क्या था, 1 माइनस लैम्डा सी बाई टी, ये वाली टर्म थी। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा c डिवाइड बाई टी माइनस लैम्डा सी आ जाएगा। इस टर्म को, ये वाली जो लैम्डा सी आया है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं टी सी, क्यूरी टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा काई m इक्वल टू सी बाई टी माइनस टी सी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल ली, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। हम यहाँ पे बता सकते हैं टीसी क्या है अपने पास, टीसी क्यूरी टेम्परेचर है, लैम्डा क्या है, मॉलिक्यूलर फील्ड कोफिशिएंट है, और ये जो रिजल्ट आया है इसको हम बोलते हैं क्यूरी वॉइस लॉ। और यहाँ से चाहे तो क्यूरी टेम्परेचर को भी डिफाइन करके बता सकते हैं। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करना स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये था अपने पास क्यूरी वाइस लॉ या फिर वाइस थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म भी हम बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके, कॉल करके या कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।